नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी में अब तक हमने भारतीय संविधान के भाग 4 का तक को पढ़ा और फिर हमने कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में भी पढ़ा। अब हमें आगे भारतीय संविधान में भाग 5 को पढ़ना है। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ सरकार का वर्णन किया गया है, जिसमें कि सबसे पहले कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक, उसके बाद संसद 79 से अनुच्छेद 122 तक, फिर राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में अनुच्छेद 23 में, फिर संघ की न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के बारे में अनुच्छेद 124 से 147 तक, और फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के बारे में अनुच्छेद 148 से 151 तक वर्णित है। इसमें से सबसे पहले हम संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन दिया गया है। संघ की कार्यपालिका के निम्न अंग हैं। सबसे पहला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघ के मंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। इन सब में से सबसे पहले हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। इन सबों के बारे में हम विस्तृत जानकारी एक एक करके प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आप चैनल से जुड़े रहें, आपको परीक्षा की तैयारी के लिए बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो से हम संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, जो कि शुरुआत होती है अनुच्छेद 52 से, जिसमें भारत के राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख PM होता है, प्राइम मिनिस्टर। और संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो वो होते हैं राष्ट्रपति, क्योंकि कोई भी कार्य होता है, भारत सरकार का कोई भी कार्य होता है तो वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। इसलिए कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति को कहा जाता है, लेकिन जो निर्णय लिया जाता है, जो डिसीजन लिया जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद के द्वारा होता है। इसलिए वास्तविक प्रमुख प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है। आइए दोस्तों, अब एक एक करके सभी अनुच्छेद को देखते हैं। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होंगे वो भारत के राज्य प्रमुख होंगे और यह भारत के प्रथम नागरिक होंगे। यह जो पद है वह ब्रिटेन की महारानी जो हैं, ब्रिटिश क्राउन के पद जैसा है भारत के राष्ट्रपति का पद, जो कि कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन वह नाम मात्र का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 54 में दिया गया है राष्ट्रपति का चुनाव और निर्वाचन के बारे में। इसमें यह वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, बल्कि एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निर्वाचक मंडल के सदस्य, सबसे पहला लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा जो है उसमें जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो सब निर्वाचक मंडल में शामिल रहेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत सदस्य। अगला राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा के जितने भी सांसद हैं, जो निर्वाचित सांसद हैं, वो भी निर्वाचक मंडल में रहेंगे, लेकिन राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, वो भी इसमें शामिल नहीं हो सकते। जो निर्वाचित सदस्य हैं वही शामिल होंगे, मनोनीत सदस्य कभी भी निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं हो सकते। तीसरा है विधानसभा। राज्यों की जो विधानसभाएं होती है, उन राज्यों की विधानसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं वो भी निर्वाचक मंडल में सदस्य होते हैं। और साथ ही ये राज्यों के विधानसभा होते हैं, लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन फिर भी दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा हैं वहाँ के भी निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल का हिस्सा बनते हैं। कि निर्वाचक मंडल में विधान परिषद के सदस्य तथा किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं। विधान परिषद, जैसे कि अभी 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 6 राज्यों में है। तो अगर उसे शामिल करने दे दिया जाएगा तो इन 6 राज्यों का तो शामिल हो जाएगा, लेकिन बाकी के राज्य जहां विधान परिषद नहीं है
उन लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा। इसलिए निर्वाचक मंडल में विधान परिषद के सदस्य और ना ही किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं। अगला है अनुच्छेद 55। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति यानी कि निर्वाचन का तरीका क्या होगा उसके बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। इसमें एक विधायक का मत बराबर होता है उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य गुने 1000 और एक सांसद के मत का वैल्यू होता है सभी राज्यों के विधायकों के मत का कुल मूल्य, जितना भी राज्य के विधायक है उनका कुल मूल्य जो इससे जुड़कर आएगा और बटा संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या। उसके बाद देखा जाता है कि कुल वैध मत बटा 2 + 1 यानी कि 50% + 1 जिसे प्राप्त होता है वह चुनाव जीतता है और राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है। अगला अनुच्छेद है 56। इसमें राष्ट्रपति की पदावधि कार्यकाल के बारे में वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति की पदावधि कार्यकाल उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। 5 वर्ष के बाद भी जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। जब तक कि दूसरा राष्ट्रपति ना आ जाए तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। ऐसी परिस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण नहीं करता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। फिर उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। अगला है अनुच्छेद 57। पुनः निर्वाचन के लिए अर्हता। भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि एक व्यक्ति कई बार चुनाव लड़ सकते हैं और कई बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन अमेरिका में और भी कई देशों में यह प्रावधान है कि सिर्फ 2 कार्यकाल के लिए ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। अगला है अनुच्छेद 58। इसमें राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहले। दूसरा 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष आयु पूरा हो जाना चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा नहीं है, अधिकतम उम्र कितना भी हो। लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो, किसी लाभ के पद पर ना हो यानी कोई सरकारी नौकरी पर ना हो। अगला है अनुच्छेद 59। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों का भी पालन करना पड़ता है। राष्ट्रपति निर्वाचन में नामांकन के लिए कुछ शर्तें होती है। पहली शर्त होती है कि 50 प्रस्तावक होने चाहिए सांसद और विधायक, 50 अनुमोदक होने चाहिए सांसद या विधायक और 15,000 रुपये RBI में जमानत राशि जमा करनी होती है। और ये जो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक है ये 50-50 दोनों अलग अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो प्रस्तावक थे वही अनुमोदक भी बन गए। तो इस तरह से 100 सांसद या विधायक की आवश्यकता होती है। 1997 से पहले यह शर्त 10 प्रस्तावक, 10 अनुमोदक और 2500 रुपये थी। जीतने के बाद ये राशि वापस हो जाती है, परंतु जिस उम्मीदवार ने कुल मतों का 1/6 भाग भी प्राप्त नहीं करता उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। अगला अनुच्छेद है 60। राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण अनुच्छेद 60 में वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति अपना शपथ उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। संविधान का उल्लंघन अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में संसद के सभी सदस्य मनोनीत हो या फिर निर्वाचित हो, सभी सदस्य, ये ध्यान रखिएगा, संसद के सभी सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। जबकि राज्य विधानसभा, केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेते हैं।
तो निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल हुए थे, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इस प्रस्ताव पर जिस सदन ने आरोप लगाया है उस सदन के 1/4 सदस्यों यानी चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए राज्यसभा ने आरोप लगाया तो राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं उसके चौथाई सदस्यों का हस्ताक्षर अभियोग प्रस्ताव है उस पर उनके हस्ताक्षर होना चाहिए कि हाँ जो राष्ट्रपति हैं, वर्तमान राष्ट्रपति, उन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया, उन्होंने अपना पद का दुरुपयोग किया है। और इसके साथ ही राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस भी दिया जाना चाहिए कि हाँ आपने यह गलती की है, महाभियोग प्रक्रिया आप पर शुरू करने वाले हैं। इसकी जानकारी पहले ही 14 दिन पहले ही राष्ट्रपति को देनी होती है। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत यानी कि विशेष बहुमत से पारित होने के बाद यह दूसरे सदन में भेजा जाता है जहां इस आरोप की जांच की जाती है। दूसरे सदन में राष्ट्रपति उपस्थित होकर या अपना प्रतिनिधित्व भेजकर अपना पक्ष या सफाई प्रस्तुत कर सकता है। यदि दूसरे सदन में भी आरोप सही पाया जाता है और वहाँ भी विशेष बहुमत 2/3 से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से अपने पद का त्याग करना होगा। ये होती है महाभियोग की प्रक्रिया। दोस्तों जहाँ भी अगर कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को दोबारा देख लें या फिर कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अगला है अनुच्छेद 62। इसमें राष्ट्रपति पद में आकस्मिक रिक्ति पूर्ति के लिए समय के बारे में दिया गया है। यदि राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से जैसे मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग प्रक्रिया से रिक्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद का ग्रहण, परंतु 6 माह के भीतर राष्ट्रपति चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति भी ना हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। और मान लीजिए कि अगर चीफ जस्टिस भी ना हो तो सीनियर मोस्ट जो जज होंगे, वरिष्ठतम न्यायाधीश, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे अनुच्छेद 63 से उपराष्ट्रपति पद के बारे में दिया गया है जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारियाँ और राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में भी हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों चैनल से जुड़े रहिए, आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए क्वालिटी कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।